हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम त्रैमासिक पेपर राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का तीसरे पार्ट में हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 16 से 23 तक के जो प्रश्न हैं उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण, जो मुख्य कारण थे, वह वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि समाजवादी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, उसकी तानाशाही, भ्रष्टाचार फैल गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय शासन था, जिस वजह से वायु भतीजावाद फैला हुआ था। आर्थिक समस्याएं थी वहाँ पर। सोवियत अर्थव्यवस्था जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सब कुछ सरकार के हाथ में था, अक्षम साबित हुई। यानी कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं हुआ, और जिससे उपभोक्ताओं की वो वस्तुओं की कमी होने लगी, वो जीवन स्तर में गिरावट आया, आर्थिक एकदम वहाँ की प्रोग्रेस थी, जो विकास था वो ठहर गया। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि सोवियत संघ के विभिन्न जो गणराज्य थे, जो जिसमें 15 राज्यों का एक समूह था, राष्ट्रों का समूह था, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे। गोर्बाचोव की जो कुछ नीतियाँ थीं, मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा जो नई सुधार की नीतियाँ लाया, जैसे पेरेस्ट्राइका, इसका मतलब था कि आर्थिक संगठन पुनर्गठन करना है, यानी कि वो शॉक थेरेपी लाए थे, वो इसी का हिस्सा है। ग्लासनोस्त, यानी कि राजनीतिक खुलापन, वहाँ उसने सुधार करने का प्रयास किया कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार और जो दबदबा बन गया है परिवारवाद का, उसमें हम खुलापन लाएंगे, यानी कि लोकतांत्रिक थोड़ा सा अपनाएंगे। अनपेक्षित परिणाम लेकर आए, यानी कि जो चाहा गया वो ऐसा परिणाम नहीं मिला, और सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया, और सोवियत संघ का विघटन 1991 में दिसंबर माह के 25 तारीख को हो गया था। इसी का अथवा में है वामपंथ दक्षिणपंथ क्या है, लिखिए। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ हमारे भारत के अंदर जो दो विचारधारा हैं, जैसे विश्व में प्रचलित जो मुख्य विचारधारा हैं समाजवाद और पूंजीवाद, उसी के समकक्ष में ये दो विचारधारा हमारे भारत में चलती हैं। तो हम देखते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ विचार राजनीतिक विचारधारा और समाज के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। वामपंथ ये मानता है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रगति पर जोर देता है, जबकि दक्षिणपंथ ये कहता है कि अधिकार, व्यवस्था और परंपरा को प्राथमिकता देता है। यह विभाजन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ, और आधुनिक राजनीति में वामपंथ अक्सर सामाजिक सुधारों और समाज की वकालत करता है, जबकि दक्षिणपंथ पूंजीवाद का समर्थन करता है और राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहता है। वामपंथ के कुछ मुख्य विचार हैं: स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, प्रगति पर जोर, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक सुधार, समाज कल्याण, और कुछ हद तक पूंजीवाद की आलोचना का समर्थन करता है। सामाजिक दृष्टिकोण उसका ये है कि सामाजिक न्याय और अधिकार, नारीवाद, पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पंथ को हम देखें तो इसकी विचारधारा है एकतर पदानुक्रम, आदेश, कर्तव्य, परंपरा, राष्ट्रवाद, यानी कि इसके एक राष्ट्र एक संस्कृति जैसी भावना झलकती है। और आर्थिक दृष्टिकोण इसका रहता है कि व्यापार बिल्कुल खुला होना चाहिए, मुक्त बाजार होना चाहिए, यानी सरकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत हर व्यक्ति की पहल करने की आवश्यकता है, ऐसा ये मानता है। पूंजीवाद का समर्थन करने पर केंद्रित रहेंगे, सब कुछ पूंजीवाद यानी कि निजीकरण करना चाहिए, यानी कि सरकार को अपने हाथ में ज़्यादा कुछ रखना नहीं चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण ये है कि सामाजिक व्यवस्था और परंपरा को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित, जिसमें सामाजिक रूढ़िवाद शामिल हो सकता है, यानी कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसको संरक्षित करते हुए चलना चाहिए, ऐसा है इसका मानना है। 17वां प्रश्न है, आसियान संगठन के प्रमुख 4 उद्देश्य क्या थे। तो आसियान संगठन जो कि आपको पता है 1967 में स्थापना हुई थी, इसके कुछ उद्देश्य हैं, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, और सदस्यों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ये उसके मेन उद्देश्य हैं। आसियान सदस्यों के बीच आर्थिकीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे सदस्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी जाती है, क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखता है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देता है, वही है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करते हुए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में भी जोर देता है। ये इसकी बहुत, इस संगठन की एक खूबी है, अच्छा ही है। और सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, गरीबी उन्मूलन के माध्यम से सदस्य देशों को जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करता है, यानी कि ये देश मिलजुल करके सहयोगात्मक रूप से अपने आगे बढ़ता है। भारत व चीन युद्ध के परिणाम क्या थे। तो भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ, इसके कुछ परिणाम थे। हमारी बहुत सारी ज़मीन जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर और अस्काई चीन है, जो हमारे
भारत का हिस्सा था, उसको चीन ने कब्जा लिया है। तो इसके कुछ परिणाम थे, बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे। आपको ये सारे संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। युद्ध के कुछ परिणाम ये हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल हुई। युद्ध में चीन की जीत के बावजूद उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि थी वो नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में राजनीतिक और सैन्य बदलाव हुए। कुछ युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव किए गए। उसी समय हमारे कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की आवश्यकता महसूस हुई। पहली बार सरकार को लगा कि हमें कहीं ना कहीं ये तैयार रहना चाहिए कि कोई भी देश हम पे हमला कर सकता है, कि उस समय हमारे हथियारों की कमी थी। नेहरू की नीतियों की आलोचना काफ़ी हुई उस समय। युद्ध की हार की वजह से नेहरू के नीतियों को आलोचना हुई, जैसे चीन के साथ शांतिवादी संबंध को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था। पंचशील सिद्धांत का समझौता किया 1954 में। तो इन सब चीज़ों की आलोचना हुई थी। भारत चीन संबंधों में तनाव, युद्ध के बाद ये भारत चीन संबंधों में तनाव बना हुआ, और दोनों देशों की जो सीमा विवाद को लेकर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे युद्ध के परिणाम हैं। प्रश्न नंबर 18 है, नीति आयोग पर टिप्पणी के लिए। यानी कि नीति आयोग एक सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति का थिंक टैंक है, यानी कि एक विचार बनाता है, योजना के रूप में कार्य करता है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है सरकार की। ये गैर संवैधानिक संस्था है। ये संवैधानिक संस्था, इसमें संविधान में कोई इसकी अनुच्छेद नहीं है। इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत की राज्य सरकारों और भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, यानी कि ये एक संघवाद का रूप लेता है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया नीति आयोग है, और वर्तमान में हम देखें तो इसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और एक अर्थशास्त्री हैं। नियोजन क्या है? नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन का तात्पर्य उचित विचार द्वारा भली भांति सोच समझकर कदम उठाना नियोजन का अर्थ है। मूल्य के अर्थ में सत्ता द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों एवं लक्षण हेतु साधनों का आवंटन मात्र है। इसके उद्देश्य हैं कि संपत्ति के असमान वितरण को कम करके संसाधनों का समुचित उपयोग करना, आय एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाते हुए जनसाधारण के जीवन में स्तर में सुधार लाना, लोगों के अवसर की समानता उपलब्ध कराते हुए सामाजिक उत्थान लक्ष्यों की पूर्ति करना। यानी कि पहले से प्लान बना लेना है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम कैसे पा सकते हैं, ताकि हमें सभी संसाधनों का उपयोग भी किया जा सके और हमारा क्षेत्र या देश का विकास किया जा सके। यही नियोजन के उद्देश्य है। प्रश्न 19 देखें तो भारत की परमाणु नीति को स्पष्ट करें। तो भारत की परमाणु नीति, परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे। एक तो ये था, किसी परमाणु हथियार बनाने और युद्ध में उनको उपयोग करने का कारण नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी युद्ध में पहले हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। वर्तमान में केवल रूस, चीन और ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु बम है, बल्कि विश्व के अन्य देशों के पास भी इसका भंडार है या उन्हें तैयार करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसे प्रतीत होता है कि इन देशों के पास परमाणु शक्ति युद्ध में प्रयुक्त की जाने की कोई ना कोई योजना अवश्य ही है। हमारे देश ने पहली बार 1974 में पोखरण जैसलमेर में, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण किए गए और विश्व को ये आभास करा दिया कि भारत भी एक परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। कई देशों ने परमाणु परीक्षणों की पर नाराजगी जताई, लेकिन भारत ने उनका जवाब में कहा कि परीक्षण हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं। हालांकि भारत ने परमाणु परीक्षण न करने की बात की है, लेकिन उसने अपने सभी विकल्प भी खुले रखे हैं। यानी कि भारत ने ये खुला रखा है कि हम परमाणु नीति का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं सदुपयोग के लिए तो हम उसका परीक्षण अब नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। यही हमारी नीति है, परमाणु नीति। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। तो भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि हमारा देश गुटनिरपेक्ष रहेगा। जब दो गुट बने हुए थे, सोवियत संघ और अमेरिकी गुट, तो भारत ने दोनों गुटों से दूरी बना के रखी।
किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये गुट निरपेक्षता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हमारी विदेश नीति का मूल सिद्धांत है कि हम भारत में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अपना सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करने की नीति अपनाई। नस्लवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया, यानी कि कोई भी किसी देश को कोई गुलाम नहीं बनाएगा और नस्ल के आधार पर किसी भी देश से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये और अन्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने पर, यानी कि सभी देशों को आज़ाद कर देना चाहिए, कोई देश कोई गुलाम नहीं रखेगा। ये हमारे मूल सिद्धांत हैं। पंचशील यानी कि 5 हमारे सिद्धांत ये हैं कि किसी भी क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता के परस्पर सम्मान करेंगे और परस्पर गैर आक्रमणता यानी कि अनाक्रमण जिसको कहें, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। परस्पर गैर हस्तक्षेप, किसी के बीच में, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं, किसी के बीच में हस्तक्षेप करना या टांग अड़ाना, जिसमें हमारा देश का स्वभाव नहीं है। ये हमारी विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। समानता और पारस्परिक लाभ, यानी कि हम समानता भी रखेंगे और पारस्परिक लाभ व्यापार भी हम एक दूसरे से करते रहेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रहेंगे। विश्व शांति सहयोग में भारत बढ़ावा देने के लिए काम करने की नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों का सम्मान भी करता है। शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो। राष्ट्रहित हमारी विदेश नीति का सबसे मेन पॉइंट, इसको समझ लीजिए। हमारी विदेश नीति का सबसे राष्ट्रहित हमारी विदेश नीति का मूल मंत्र है। तो ये हमारी विदेश नीति है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका था? तो शॉक थेरेपी का एक शाब्दिक अर्थ हम कहें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना है। आघात पहुंचाकर उपचार करना है। और यह साम्यवाद सोवियत संघ गणराज्य द्वारा समाजवादी प्रणाली से लोकतांत्रिक यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ के संक्रमण काल को बढ़ने का कदम था। विश्व बैंक द्वारा ये सुझाव दिया गया है सोवियत संघ को कि आपको शॉक थेरेपी अपनाना चाहिए। इसका एक प्रारूप है जिसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व, राज्य की संपत्ति का निजीकरण, यानी कि सरकारी संपत्ति थी उसको निजी हाथों में सौंप देने की एक प्रक्रिया थी। व्यावसायिक स्वास्थ्य के ढांचे को अपनाना, पूंजीवादी प्रणाली से कृषि करना, मुक्त व्यापार को पूर्ण अपनाना, वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की पारंपरिक परिवर्तनशीलता को अपनाना इत्यादि शामिल थे। शॉक थेरेपी ने से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का सबसे तरीका नहीं था, क्योंकि सभी प्रकार के पूंजीवादी सुधारों को तुरंत ही लागू किए जाने के फलस्वरूप सोवियत अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा गई। सोवियत सबसे उत्तम तरीका यह होता कि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने के स्थान पर धीरे धीरे होना चाहिए था, जैसे कि चीन ने उसमें खुलापन लाया था। आपने देखा होगा उसने नीति लाए थे खुले द्वार की नीति, जो कि 1978 में लाया था। तो सोवियत संघ पर लड़ने का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि ये अर्थव्यवस्था से लड़ने का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और ये जनसाधारण पर ठोकने की प्रक्रिया आघात देने के बराबर मानी गई। जबरदस्ती जनता पर इस प्रक्रिया को थोपा और सोवियत संघ का अंत में विघटन हो ही गया था। मिखाइल गोर्बाचोव के प्रमुख आर्थिक सुधार क्या थे? तो उन्होंने एक तो वही है पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्त, यानी कि पेरेस्ट्राइका कहा जाता है अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत योजनाओं को धीरे धीरे हटाकर अपने बाजार की अर्थव्यवस्था की ओर लाना था। उसने ये प्लानिंग बनाया मिखाइल गोर्बाचोव। और ग्लासनोस्त में आता है कि वही जो हमारे राजनीतिक जो ढांचा है उसमें थोड़ा हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और इसने कई योजनाएं बनाई। सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत राज्य के नियंत्रण से दूरी तरफ मुक्त करने में अनिच्छा दिखाई, यानी कि निजी स्वामित्व का मुक्त व्यापार तंत्र की ओर विरोध किया। आर्थिक विकास में कमी हुई और इस तरीके से उसने काफ़ी योजना बनाई। मैं आपको ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आर्थिक व्यवस्था और असंतोष हुआ, पश्चिमी सहायता की तलाश की है। उसने चाहा कि हम अमेरिका से थोड़ा दोस्ती करने का हाथ मिलाने का प्रयास करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है और उसको हम उठाने का प्रयास करें, लेकिन वो उसकी जो सारे जो अपेक्षा थी वो पूरे धराशायी हो गए। प्रश्न 21 में देखें तो भारत और पाकिस्तान विवाद के कोई 4 कारण। भारत और पाकिस्तान की आपको कई बार कहानियां सुनाई हैं कि भारत पाकिस्तान का प्रमुख एक विवाद है जो कश्मीर विवाद है। सीमा पर आतंकवाद होता रहता है आए दिन। अभी भी हमारा पहलगाम का हमला हो गया, पुलवामा का हो गया, उरी का हमला हो गया। उससे पहले भी कई युद्ध हुए। 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ। तो
और 1999 का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे देश से कई युद्ध हुए हैं। ये कश्मीर विवाद को क्या है तो 1947 भारत के विभाजन के समय कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच संघर्ष मुख्य सबसे लंबे समय से चला आ रहा कारण सीमा पर आतंकवाद भी है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने और कश्मीर को अन्य देशों में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान इन को खंडन करता रहा। एक सिंधु जल समझौते का विवाद चलता रहता है और अन्य विवाद है सियाचिन ग्लेशियर, कच्छ जैसे अन्य क्षेत्रों को लेकर विवाद हैं। हमारे सीमा क्षेत्र पर जो कच्छ जो गुजरात में आता है, इन पर भी विवाद होता रहता है और सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, तो इन सब बातों पर हमारे भारत और पाकिस्तान में विवाद होते रहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुख्य कारण क्या हैं तो भारत और पाकिस्तान में मनमुटाव के प्रमुख कारण बांग्लादेश में ये फरक्का बांध को लेकर विवाद रहता है। गंगा जल वितरण की समस्या भी हमारे दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों के प्रति बांग्लादेश का जो मानवीय व्यवहार है वो सही नहीं है, उसके पर भी हमारा तनाव का मुख्य कारण है। और एक कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र नहर का निर्माण को लेकर भी विवाद होता रहता है। वर्तमान में बांग्लादेश द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन करके भी तनाव बढ़ा रहा है। वो आतंकवाद को पाल पोसने का प्रयास भी कर रहा है और एक चकमा शरणार्थी यानी कि छुप करके हमारे देश में आकर के बस गए हैं, ऐसे शरणार्थियों को लेकर भी बांग्लादेश और भारत में तनाव रहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या परिणाम हुए तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक दर आयोग बनाया था। ऐसे दर आयोग ने उसने अपनी भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की मांग को सही जायज़ नहीं ठहराया और इसका परिणाम ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गया और उस आंदोलन शुरू होने की वजह से एक फजल अली की अध्यक्षता में न्यायाधीश थे और 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया, जिसने अपने रिपोर्ट सौंपी 1956 को। तो इसको स्वीकार कर लिया गया और उसने रिपोर्ट में बताया कि हमें आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर देना चाहिए। इस तरीके से हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ और इस चीज़ को आप थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हैदराबाद का विलय तो हैदराबाद का विलय वहाँ का शासक निज़ाम था, उसकी इच्छा थी कि या तो मैं रियासत को स्वतंत्र रखूँगा या फिर मैं पाकिस्तान में मिल जाऊँगा। और उस समय भारत सरकार से 1 वर्ष का समझौता भी कर लिया था कुछ दबाव में और कुछ समय व्यतीत हुआ कि वहाँ के जो रियासत के लोगों ने निज़ाम उस्मान अली खान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद में जो कांग्रेस के कुछ सदस्य थे उन्होंने जन आंदोलन बढ़ाने में उपयोगी भूमिका निभाई, यानी कि उसको विरोध किया और आंदोलन की कुचलने हेतु निज़ाम ने वहाँ के अपने सैनिक बल जिनको रजाकार कहा जाता था उनको रवाना किया और उसने सांप्रदायिक दंगे यानी कि बहुत मारकाट फैला दी गई, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, अनेक घटनाओं को उसने अंजाम दिया। और सितंबर 1947 में हैदराबाद के लिए हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन पोलो करके चलाया और उसने निज़ाम के रजाकारों को हरा दिया और हमारे रियासत हैदराबाद को हमारे देश में मिला लिया गया। इस तरीके से हैदराबाद के विलय की टिप्पणी है। लोकतंत्र स्थापित करने में आई प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं तो आपको ये लोकतंत्र स्थापित करने में कई चुनौतियां हो सकती हैं। तो मुख्य चुनौती वही है लोकतंत्र स्थापित करना। तो लोकतंत्र स्थापित करने में हमारे देश में अशिक्षा होना, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमता जैसी चुनौतियाँ आती हैं। तो इसमें से हम मुख्य चुनौती देखें सामाजिक आधार तैयार करना, यानी कि कई देशों में लोकतंत्र व्यवस्था के स्तर में मजबूत आधार आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक ताकतों को हटाना और प्रभावी शासन व्यवस्था को स्थापित करना ये सबसे बड़ी बात होती है, यानी लोगों को समझाना, जागरूकता लाना। सामाजिक और आर्थिक विषमता को हमारे देश में बहुत सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है यानी कि जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा है, इसको लोकतंत्र की सांचे में ढालना ये बहुत बड़ी बात थी। अशिक्षा यानी कि अशिक्षित नागरिकों को शुरुआत में ये समझाना कि हम लोकतंत्र लाए हैं, क्योंकि उन्होंने राजाओं के राज्यों में जीवन जी चुके थे तो उनको ये पता ही नहीं था कि लोकतंत्र होता क्या है। उन लोगों को समझाना, वोट के लिए प्रोत्साहित करना, वोट डालने के लिए आगे लाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और सरकारी पदों पर उस समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, इतना आज के ज़माने के बराबर तो उस समय जो डिजिटल मीडिया वगैरह तो कुछ था नहीं, तो भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमज़ोर करता गया और जनता का विश्वास बार बार डगमगाता रहा। एकता और अखंडता हमारे देश में बहुत
एकता लाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लो जी, लोकतंत्र के लिए सही नहीं था, तो ये भी एक चुनौती थी। हिंसा और आपराधिक बहुत हो रहे थे, अपराध भी हो रहे थे उस समय। लोग आपस में जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ा करते थे। तो उनको भी एक सूत्र में बांधना है, लोकतंत्रता की ओर लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्र एवं विश्वसनीय विपक्ष का अभाव उस समय एक लोकतंत्र में विश्वास करने लायक ये बात भी नहीं थी कि और भी पार्टी नहीं थी। उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा लगता था कि विपक्ष तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जो करना चाहेगी वो कर देगी, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है, यानी कि तानाशाही जैसा रूप दिखता था। तो ये भी हमारे देश के लिए लोकतंत्र लाने के लिए चुनौती थी। आर्थिक विकास में कमी हुई थी। और चुनाव आयोग के हम कार्य देखते हैं तो इसकी कुछ कार्य हैं, शक्तियाँ हैं। इसके एक ढांचा होता है कि इसमें चुनाव आयुक्त होता है, और इसके 2 और उसके सदस्य होते हैं, 3 सदस्य टोटल होते हैं। इनकी जो कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जो भी पहले हो, वो इनकी आयु रहती है। मुख्य कार्य: निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करवाता है। चुनाव कार्यक्रम, नामांकन लगवाना, मतदान करवाना, परिणाम की तिथियां निर्धारित करना, आचार संहिता लगाना, इसका पालन सुनिश्चित करवाना, राजनीतिक दलों में पंजीकरण, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, और राष्ट्रीय और स्टेट स्तर की दलों को मान्यता देना कि कौन सा राष्ट्रीय स्तर का रहेगा, प्रत्याशियों की योग्यता की जांच करना, आपराधिक और फर्जी दावों पर कार्रवाई करना, चुनाव खर्चे की सीमा तय करना कि नेता कोई ज़्यादा चुनाव खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ये भी सब निर्वाचन आयोग का कार्य है। और इसमें विवादों को निपटाना, राष्ट्रपति हेतु भी सलाह देता रहता है। ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल वोटिंग जैसे चुनाव सुधारों को उपयोग लागू करता है, नए इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। और इसकी कार्यप्रणाली है, 3 आयुक्त बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। किसी एक के अधिकार से ये काम नहीं होता है, यानी कि सब मिलकर के, तीनों आयुक्त मिलकर के उसका निर्णय लेते हैं। और कुछ राज्यों में उनके सीईओ होते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। जिले पर डीओ होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और राज्य जिला स्तर के प्रशासन मदद करते हैं। और कुछ बूथ लेवल पर बीएलओ होते हैं, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं, जो आरओ बोलते हैं। अपने बूथ लेवल लोगों के बहुत से बीएलओ को वो संभालते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, यानी कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो इस तरीके से इसमें आप वीडियो को रोक करके इसमें देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिलहाल लंबा हो रहा है। इस तरह के मॉडल पेपर और आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।